हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्य's डेली करंट एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग 28 जुलाई 2021 के। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से लिए जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके साथ साथ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स मेडिटेरियन सी। अब आपको पता ही होगा कि मेडिटेरियन सी के ऊपर कितने बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। 2017 से लेके हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको मेडिटेरियन सी से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। कभी यूपीएससी इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है जिसमें गाजा स्ट्रिप आती है, उसके बाद गोलन हाइट्स आता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कभी कभी यूपीएससी पूछती है कि इनमें से कौन सा कंट्री मेडिटेरियन सी के सामने नहीं है, जिसमें सीरिया इराक ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। कभी कभी यूपीएससी पूछती है कि मेडिटेरियन सी के सामने कौन कौन सी कंट्री कनेक्टेड है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रही है। उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज या तो फिर कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर करती है। अब देखिए, फर्स्ट तुनिशिया, सेकंड मोरक्को, थर्ड अल्जीरिया, फोर्थ इजिप्ट या फिफ्थ लीबिया। ऑप्शन देखिए 1 2 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 या 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स ऑफ पीपल रेफर्ड टू एज एन अरब स्प्रिंग ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन 2014 के प्रीलिम्स का है। यूपीएससी ने उस टाइम पे पूछा था कि बहुत सारी अपराइजिंग्स हुए थे, छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए थे इन कंट्रीज में से। तो सबसे पहले जो अरब स्प्रिंग नाम का रिवॉल्ट हुआ था तो वो आखिर कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी। ए देखिए इजिप्ट, बी लेबनान, सी सीरिया या डी ट्यूनीशिया। अब देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि क्राइसिस इन ट्यूनिस, पार्लियामेंट सस्पेंशन सीम्स अ पावर ग्रैब बाय द प्रेसिडेंट नॉट अ रिस्पांस टू पब्लिक एंगर। अब आपको पता होगा कि ट्यूनीशिया में 2011 में अरब स्प्रिंग नाम की एक रिबेलियन स्टार्ट हुए थे। अरब स्प्रिंग ऐसा उसे रिबेलियंस को कहा जाता है। स्प्रिंग इन द सेंस अरब की कंट्रीज में फैलने वाली स्प्रिंग को अरब स्प्रिंग कहा जाता था। उसमें छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए थे जिसकी मदद से डिक्टेटरशिप से तो डेमोक्रेसी का सफर ट्यूनीशिया ने क्या किया था, सबसे पहले तय किया था। अब ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपराइजिंग्स का, जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, ये सबसे पहली बार ट्यूनीशिया में आया था। इसलिए इसका आंसर क्या है, ट्यूनीशिया। अब देखिए 2011 से लेके तो 2021 तक यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने काम किया। वहां पे प्रेसिडेंट था जिसको ऑल पावरफुल दिया गया था। उसके साथ साथ वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी जिसके जो पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी। अब देखिए वहां पे हुआ 11.8 मिलियन के वहां पे पॉपुलेशन है और उसमें से 18,000 लोग कोविड पॉजिटिव डेथ्स हुई है। वहां पे कोविड की वजह से वहां पे 18,000 लोगों की मौत हुई है। इसकी वजह से वहां पे पब्लिक एंगर बहुत ज्यादा हो गया है। उसके साथ साथ वहां की जो जीडीपी है वो भी बहुत ज्यादा गिरने लग गई है। उसके साथ साथ वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से वहां पे छोटे छोटे रिबेलियन, छोटी छोटी प्रोटेस्ट हो रही हैं, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ने क्या किया है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को सैक कर लिया है, वहां की पार्लियामेंट को सस्पेंड कर लिया है। अब आपको पता होगा इंडिया में भी सेम प्रोविजंस है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को अगर हटा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, तो क्या होता है, लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर के रिजाइनेशन के साथ या प्राइम मिनिस्टर मर जाता है या प्राइम मिनिस्टर अगर हट जाता है तो उसी के साथ साथ लोकसभा भी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और पार्लियामेंट सस्पेंड हो जाती है। तो उसी तरह से वहां पे भी यही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हिचेम मेचिची को वहां पे सैक कर दिया गया है और जो पूरा का पूरा पावर है अब ऑब्वियसली बात है किसके हाथ में चला गया है, प्रेसिडेंट के हाथ में चला गया है। तो वहां की अपोजिशन का कहना है कि प्रेसिडेंट जो है वो कूप कर रहा है और फिर से डिक्टेटरशिप लाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर वहां पे अगर आपको हालात ठीक करने हैं तो आप क्या कीजिए, नए नए रिफॉर्म्स लाइए, पार्लियामेंट को थोड़ी सी पावर दीजिए, उसके साथ साथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज को अच्छी ढंग से कीजिए। लेकिन वहां पे ये सारी चीजें न करते हुए प्रेसिडेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट को ही हटा दिया, सस्पेंड कर लिया, प्राइम मिनिस्टर को सैक कर लिया और पूरी की पूरी पावर उसने अपने हाथ में ले ली, जिसे हम इंडिया में क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। अब देखिए इनका कहना है कि प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर हमें स्टेट को बचाना है तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी। लेकिन वहां की जो अपोजिशन है उनका कहना है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी कहा।
अब देखिए इनका कहना है कि ये सारी चीजें ना फिर से तुनिशिया को कहाँ लेके जा रही हैं, डिक्टेटरशिप के यहाँ लेके जा रही है, जहां से तुनिशिया ने 2011 में क्या किया था, शुरू किया था। अब इनका कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। तो ये क्राइसिस है तुनिशिया में, जिसमें क्या हुआ है, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को सैक कर लिया है और पार्लियामेंट को सस्पेंड कर लिया है। अब ऐसा समझ सकते हो कि 1976 में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने किया था, अब इंदिरा गांधी वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पूरी की पूरी पावर्स है और प्रेसिडेंट ने पूरी की पूरी जो पावर है उसका यूज करते हुए अपने हाथ में पूरी की पूरी बागडोर ले ली है। ओके, अब देखिए इससे ज्यादा हमको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक इश्यू समझने के लिए है। हमें लेना देना किससे है, उसकी पोजिशन से। और देखिए तो तुनिशिया, देखिए यहाँ पे आपको पता होगा नॉर्दर्न अफ्रीका का कंट्री है तुनिशिया, अफ्रीका ये है, और यहाँ पे आपको पता होगा सऊदी अरेबिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो देखिए यहाँ पे तुनिशिया आता है, तो आपको यहाँ पे देखी क्या होगा, तुनिशिया मेडिटेरियन सी के साथ लगोलग है, तो ऑब्वियस सी बात है तुनिशिया तो है ही है। उसके साथ आपको लर्न करने के लिए ये भी पता होगा कि मेडिटेरियन सी के साथ MALTE आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। M से आता है मोरक्को, A से आता है अल्जीरिया, L से आता है लीबिया, T से आता है तुनिशिया एंड E से आता है इजिप्ट। ये 5 नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरियन सी पे क्या होती हैं, ओपन होती है। तो देखिए यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया एंड तुनिशिया पांचों भी वहां पे मौजूद है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, D 1 2 3 4 एंड 5। तो ये लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज जो कि मेडिटेरियन सी के साथ ओपन होती हैं उनका नाम क्या है, MALTE, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, तुनिशिया एंड इजिप्ट। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैस्मिन रिवॉल्यूशन पॉपुलर अपराइजिंग हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब देखिए अरब स्प्रिंग जब हुआ था ना, उसी टाइम पे जो लास्ट की मूवमेंट थी ना उसे कहा जाता है जैस्मिन रिवॉल्यूशन। वो कहाँ पे हुई थी, तो A इजराइल, B लेबनान, C तुनिशिया या D अल्जीरिया। इसका भी आंसर क्या है, C तुनिशिया। तुनिशिया में जैस्मिन रिवॉल्यूशन हुआ था और सबसे पहली अरब स्प्रिंग जो आई थी, अरब स्प्रिंग का मतलब होता है छोटे छोटे रिवॉल्ट्स। छोटे छोटे रिवॉल्ट्स क्यों, वो चाहते थे कि डिक्टेटरशिप से, वहां पे आपको पता होगा जो नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री थी ना वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप लागू रहती थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी जब से लेके कॉलोनाइजेशन एंड हुआ था। मिलिट्री डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में कन्वर्जन करने के लिए जो छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए थे, लोगों ने किए थे, दैट इज कॉल्ड एज अरब स्प्रिंग एज वेल एज जैस्मिन रिवॉल्यूशन। ओके, तो वो कहाँ पे आए थे, सबसे पहले ट्यूनीशिया में आए थे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट धोलावीरा। अब आपको पता होगा, आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि 26,000 BC से लेके बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंडिया का। आपको पता होगा इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडिया का जो सेकंड है ना, वो कब हुआ था, तो वो महाजन पदास के टाइम पे हुआ था। ओके, आर्यन के टाइम पे सिविल अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था। आर्यंस के टाइम पे, जो हम बोलते हैं ऋग्वेदिक टाइम पे, उस टाइम पे अर्बनाइजेशन नहीं आया था। वो पूरी की पूरी सोसाइटी रूरल डोमिनेटेड थी, एग्रीकल्चर सबसे एग्रीकल्चर सेकेंडरी था। उस टाइम पे कैटल की हर्डिंग, कैटल का बेचना, उसके साथ साथ कैटल की हर्डिंग, ये क्या था, जिसे हम पास्चर वो कहते हैं, पेस्टोरलिज्म भी कहते हैं, वो क्या था, वहाँ की नोमैडिक सोसाइटी थी। और जो पेस्टोरलिज्म था वो वहाँ का सबसे डोमिनेंट वे ऑफ आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर ये सेकेंडरी एक्टिविटी थी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उस टाइम पे सोसाइटी अर्बनाइज नहीं हुई थी, और अर्बनाइजेशन सबसे पहला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, और सेकंड हुआ था महाजन पदास के टाइम पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो स्टेटमेंट है, ये आपको कभी भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकने के चांसेस हैं। अब देखिए धोलावीरा आपको पता है ये वन ऑफ द हड़प्पन साइट है, कच्छ में है। देखिए स्टेटमेंट, द साइट हैज बीन टेनेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को सिंस 2014। मतलब ये जो साइट है ये टेनेटिव लिस्ट में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2014 से लेके। सेकंड, इट इज स्प्रेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ इन गुजरात। मतलब ये कच्छ जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ही स्प्रेड है क्या, किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है क्या, व्हाट डू यू थिंक। या थर्ड, इट इज पॉपुलर फॉर द वाटर मैनेजमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड ब्यूरियल स्ट्रक्चर। मतलब आपको हड़प्पा में वाटर मैनेजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म के मिलेंगे, उसके साथ साथ ब्यूरियल स्ट्रक्चर के भी एग्जांपल, पॉपुलैरिटी आपको वहां पे दिखाई देती है। तो ऑप्शन देखिए 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। अब देखिए धोलावीरा इन गुजरात ऑन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये जो हड़प्पन साइट थी ना, ये 2014 से लेके टेनेटिव लिस्ट में थी। टेनेटिव लिस्ट का मतलब होता है ऐसी लिस्ट जिसको आगे चल के हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन प्रोवाइड कर सकता है, यूनेस्को।
तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। आपको पता होगा हरप्पन सिटी ये कहाँ पे है, तो प्रेजेंट डे गुजरात में आपको देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ ये 40th यूनेस्को इंडिया की क्या है, यूनेस्को की साइट है। इंडिया में अभी 40 साइट हो गई हैं, जिसमें से 32 जो है कल्चरल साइट है, और उसके साथ साथ 7 जो है वो नेचुरल साइट है, और एक क्या है, मिक्स साइट है। मिक्स्ड में नेचुरल एज वेल एज कल्चरल दोनों आती हैं। जो है सिक्किम का एक बड़ा सा पर्वत है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप प्लीज उसका नाम याद करके कमेंट कीजिए। उसके साथ देखिए, आपको पता होगा 2-3 दिन पहले ही रामप्पा टेम्पल, जो ककाडिया डायनेस्टी का वन ऑफ द टेम्पल था, 12th-13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। और अभी धोलावीरा को क्या मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। अब देखिए, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट इन द साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम थर्ड टू मिलीनियम, सेकेंड मिलीनियम बिफोर कॉमन इरा। ये 1968 में सबसे पहली बार धोलावीरा की फाउंडेशन हुई थी। फाउंडेशन इन द सेंस उसको डिस्कवर्ड किया गया था। और वो फेमस किसके लिए है, तो वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, उसके साथ साथ मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म, एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन एंड कंस्ट्रक्शन, और उसके साथ साथ ब्यूरियल के स्ट्रक्चर वो वहां पे मिलने हैं। उसके साथ देखिए बहुत सारे टाइप के आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जिसमें आता है कॉपर, शेल, स्टोन, ज्वेलरी, टेराकोटा, आइवोरी, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिली है। और ये धोलावीरा है ना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। इज द लार्जर ऑफ द टू मोस्ट रिमार्केबल इवैक्यूएशन इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू 450 सॉरी 4500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 बीसी में सबसे पहली बार इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो अब देखिए स्प्रेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल भी सही है, और वो पॉपुलर है वाटर मैनेजमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल एज ब्यूरियल स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी 1, 2 एंड 3। तो धोलावीरा के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एंशियंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसमें जो एंशियंट हिस्ट्री में जितनी भी बातें इसमें दी गई हैं, तो पूरी उसे चार्ट लीजिएगा। उसके ऊपर प्रीलिम्स में या तो फिर मेंस में क्वेश्चन अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। 110% चांसेस इसके आने के है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी इज साउदर्न मोस्ट डायरेक्शन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि साउदर्न मोस्ट डायरेक्शन में है। ए देखिए हड़प्पा, राखीगढ़ी, सी धोलावीरा, या डी मोहनजोदड़ो। अब देखिए आपको पता होगा ये हड़प्पन मैचर सम इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट, ये मैंने एनसीईआरटी में से डायरेक्टली लिया है। इसमें देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो है रावी नदी के तट पे, यहाँ पे सुक्ता जेंडर है जो कि ईरान के थोड़ा सा इधर है, चाहुंदरो समथिंग इधर है, ये इंडस रिवर है जहाँ पे ये सबसे पहले सारी की सारी साइट्स आई थी। ये यहाँ पे धोलावीरा है, यहाँ पे रंगपुर है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे लोथल है माही नदी के यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे गनेर वालिया है, कालीबंगन है, बनवाली है, राखीगढ़ी यहाँ पे है, हड़प्पा यहाँ पे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे साउदर्न मोस्ट साइड आपको यहाँ पे कौन सी दिख रही है इन चारों में से, तो ऑब्वियसली धोलावीरा ही है। धोलावीरा के नीचे लोथल है, बाकी जो है मोहनजोदड़ो और उसके साथ साथ राखीगढ़ी और हड़प्पा ये कहाँ पे है, सबसे ऊपर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, धोलावीरा जो है वो साउदर्न मोस्ट साइट है। इसलिए आपको ये पूरा का पूरा मैप आपके दिमाग में उसकी प्रिंट होनी चाहिए कि कौन सी साइट आखिर कहाँ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी ने दिल्ली के लिए सेम क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली के लॉन्जिट्यूड में कौन सी सिटी आती है, तो उसका आंसर उस टाइम पे बैंगलोर था। उसके साथ साथ यूपीएससी ने कंट्रीज के लिए भी सेम क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से साउदर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा है, जिसमें चिली ऑप्शन था, चील, उसके साथ साथ अर्जेंटीना था, पैराग्वा था, तो सबसे नीचे उस टाइम पे उसका जो आंसर था वो चील था। तो ऐसे क्या है, यूपीएससी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुकी है। ऐसे क्वेश्चन एंशिएंट हड़प्पन साइट के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई चाइना इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग इज असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी। अब इस क्वेश्चन का मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो। हम यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन, आपको पता होगा, जो हमारी साइट थी जिसका नाम था चाहबार पोर्ट, उसके बारे में सेम क्वेश्चन पूछा था कि चाहबार पोर्ट इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको पता होगा चाहबार पोर्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो पाकिस्तान से जाने की जरूरत पड़ती थी हमें अफगानिस्तान में, वो सारी की सारी जरूरत हट जाएगी और हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं डायरेक्टली वाया चाहबार पोर्ट। अब चाहबार पोर्ट कहाँ है, ईरान में है। ईरान से फिर चाहबार जाहेदान हाईवे बन रहा था, जो कि हमें अफगानिस्तान में ट्रेवल करने की मंजूरी देता था। तो हमें पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पाकिस्तान को बाईपास करना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी इंडिया की चाहबार बनाने के पीछे। ओके, तो सेम क्वेश्चन है कि आखिर साउथ चाइना सी में चाइना अपना असर्टिवनेस क्यों बढ़ा रहा है। ये देखिए,
साउथ चाइना सी इज हिस्टोरिकल अंडर चाइना डोमिनेंस, इसीलिए बढ़ा रहा है क्या कि हिस्टोरिकली जब से लेके हिस्ट्री से लेके चाइना के डोमिनेंस में ही रहा है। बी, परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हैज गिवन इट्स रूलिंग इन फेवर ऑफ चाइना, जो परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है 2012 में इसके ऊपर रूलिंग दी गई थी, तो वो क्या चाइना के फेवर में दी गई थी क्या? फिलीपींस के साथ चाइना का ये केस था। सी देखिए, द रीजन इज रिसोर्स रिच एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट शिपिंग रूट, जो ये रीजन है साउथ चाइना सी, ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप के मेटल्स ये वो सारी चीज़ें मिलती हैं, और वो चाइना का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट भी है। और डी, द रीजन इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड सिल्क रूट। क्या लगता है? अब देखिए, चाइना का सी क्लेम्स हैव नो बेसिस सेज यूएस। अब देखिए, आपको पता होगा फिलीपाइंस के साथ, उसके साथ साथ मालदीव्स, और उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज के चाइना के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यूपीएससी ने 9 डैश लाइन भी पूछा था क्वेश्चन कि 9 डैश लाइन किसके एसोसिएट में यूज होता है। आपको पता रहना चाहिए 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में है, जो चाइना क्लेम करता है कि उसका पार्ट है। क्या है उसका पार्ट? 9 डैश लाइन, ये पूरी की पूरी रीजन है, चाइना का क्लेम है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है साउथ चाइना सी में वो हमारा है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि जो क्लेम है ना चाइना के बिल्कुल बेसलेस है। चाइना का कहना है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है हिस्टोरिकल डोमिनेंस हमारा रहा है, लेकिन यूएस का और परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने भी क्या कहा था कि चाइना का ये रीजन नहीं है। बाकी जैसे फिलीपाइंस आते हैं, वियतनाम आता है, उसके साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है ना उनके भी क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन साउथ चाइना सी में आते हैं, इसीलिए उनका भी वहां पे क्या है, अधिकार है। तो सेकंड तो ये बिल्कुल गलत है, परमानेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने चाइना के अगेंस्ट में रूलिंग दी थी। और इस ए भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिस्टोरिकली चाइना के डोमिनेंस में नहीं रहा है, बाकी की जापान के यहाँ पे भी रहा है, जापान के पास भी साउथ चाइना सी का डोमिनेंस था कुछ टाइम के लिए। और थर्ड डी भी बिल्कुल गलत है, ये रीजन ना चाइना का ओल्ड सिल्क रूट है, इसीलिए चाइना इस पे असर्टिवनेस नहीं जमा रहा है। इसका आंसर है सी। जो साउथ चाइना रीजन है ना, आपको पता होगा रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ दुनिया के 17 ऐसे मेटल्स है ना जिन पे पूरी दुनिया की जो नेक्स्ट जनरेशन की जो इक्विपमेंट्स है ना वो डिपेंडेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन के इक्विपमेंट में आता है मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर लैपटॉप्स, उसके साथ साथ आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कार्ड, एसडी कार्ड, ये सारी की सारी चीजें, उसके साथ साथ सिलिकॉन, ये सारी की सारी चीजें बनती हैं इन रेयर अर्थ मेटल से। और ये रेयर अर्थ मेटल जो है ना 70 to 80% रेयर अर्थ मेटल्स आप चाइना को कहाँ से मिलते हैं, साउथ चाइना सी से मिलते हैं।